साहब रहेगा या नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दीक्षा समारोह ऐसा नहीं है जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया था। हजारों दीक्षा समारोह होते रहते हैं या बौद्ध सम्मेलन होते रहते हैं या भंते जी 22 प्रतिज्ञाएं भी कराते हैं। जैसे दिल्ली का बड़ा मशहूर हुआ था 22 प्रतिज्ञा वाला कार्यक्रम, जो वहाँ के मिनिस्टर थे उनके नेतृत्व में। तो ये इस तरह का जो दीक्षा समारोह है, तो इसके नाते हम लोग जो मेहनत करेंगे, देश भर के जो भी लोग हैं उस हिसाब से कार्यकर्ता आएंगे। अब इसमें शुरू में जो बातचीत हुई थी तो उसमें ऐसे ही लोगों को लेकर आना है जो दीक्षा समारोह में रुचि रखता हो। जिसको नागपुर घूमना है उसको लेकर नहीं आना है, नहीं तो ऐसे लोग अव्यवस्था फैलाते हैं। उनको ना हमारी दीक्षा से मतलब है ना हमारे कार्यक्रम से मतलब है। तो जिनको हम सही तरीके से समझा सकते हैं, चाहे कि वो 1000 ही हो, सब मिला के जो सिस्टमेटिक तरीके से दीक्षा समारोह बढ़त का आ गया, उसमें ऐसा है सब लोग जो हैं वो अपने अपने तरीके से वो उपस्थित भी हैं, दीक्षा दे रहे हैं भंते जी, और कोई शांति नहीं है या कोई कुछ नहीं है, तो दीक्षा समारोह भी जो है वो ढंग का फिर दिखाई नहीं देगा। यदि 1000 भी हैं और यदि शांति के साथ बैठे हैं, लाइन से बैठे हैं और भंते जी के सामने वो अनुशासन दिखा रहे हैं, तो उसकी गरिमा अलग दिखाई देगी। ये जरूरी नहीं कि 50,000 लोगों का आपने कर दिए तो आपका बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। किस तरीके से कौन सा कार्यक्रम किया गया है उसका भी बड़ा महत्व होता है। क्योंकि नागपुर एक ऐसा है जिस पर पूरे देश की नज़र होती है, तो नागपुर को कार्यक्रम किस तरीके से करना है इसमें बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। छोटे कार्यक्रम भी धीरे धीरे बहुत बड़े होते चले जाते हैं, लेकिन एक ही बार में बहुत बड़े पैमाने पे हम करेंगे और उसमें हंसी हो गई तो बाद के लिए हमारे लिए जो है वो बड़ा मुश्किल सा मामला हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जैसे बादल जी को 1-2 मैसेज आए कि हमने तो बहुत देखा है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में दीक्षा समारोह, जैसे एक आगरा का बहुत भव्य हुआ था, कम से कम 50,000 पब्लिक, एक ग्वालियर का हुआ था जिसमें 10,000 के लगभग आसपास लोग थे, बहुत भव्य मंच था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो इसमें हम सारे लोग जो थे ये बताते हैं कि अब धीरे धीरे हम सब बौद्ध होते जा रहे हैं। तो इसमें जो प्रस्ताव आते थे लोगों के कि हम जो अपनी पुरानी पहचान है तो वो पुरानी पहचान को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, जातिगत जो पहचान है हमारी उसको हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो धीरे धीरे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में ये होता गया कि हम अपनी कम से कम सरनेम को छोड़ेंगे, एक त्याग करेंगे। बड़े त्याग को तो छोड़ो अभी कि मैं अपनी संपत्ति लुटा रहा हूँ या अपना परिवार का त्याग कर रहा हूँ, तो इतना बड़ा त्याग ना करें, पर कम से कम अपनी सरनेम को तो छोड़ो जो तुम्हारी पहचान है, ताकि कम से कम एक ही संस्था के माध्यम से ये मैसेज जाए कि कम से कम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जो भी है वो कम से कम अपनी सरनेम का दिखावा नहीं करते हैं। और उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए थी, तो उसकी शुरुआत कम से कम नागपुर से होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा सरनेम लिखने वाले कार्यकर्ता यदि कहीं हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, तो वो नागपुर में, और पदाधिकारियों को कम से कम सरनेम छोड़ देना चाहिए था, लेकिन पदाधिकारी भी सरनेम को छोड़ नहीं पा रहे। जैसे इंजीनियर बडौले साहब हैं, ये बहुत बड़े हमारे कार्यकर्ता हैं, घांगरे साहब हैं, ये बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, करवे साहब हैं, बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, फूलझेले साहब हैं, बहुत फूलझेले साहब अपने नाम को लेकर देश के किसी कोने में जाएंगे वो फूलझेले ही रहेंगे, वो बौद्ध नहीं रहेंगे। घांगरे साहब पूरे देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो वो घांगरे ही रहेंगे, वो बौद्ध नहीं रहेंगे। समझ रहे कि नहीं? जबकि ऐसे भी मान के चलो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी जो हैं इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भी अपने आप को बौद्ध कर लिया है। जॉब में होते हुए भी, सरकारी नौकरी में होते हुए भी उन्होंने अपना, जैसे अब उनकी जो डिपार्टमेंट में भी है या उनकी सर्विस बुक वगैरह की जो है उसमें सारा, अब वो पहले अहिवाल थे लेकिन उसको उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से अपनी सरनेम भी चेंज करा के वो सही के बौद्ध हो गए। लेकिन फिर भी ये सुझाव आया कि चलो आप इतनी ना भी करें और कम से कम पम्पलेट में तो आप बौद्ध हो जाएं। समझे कि नहीं?
आप अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से धांगड़े रहो, सिंघाड़े रहो, समझे कि नहीं, या फूल जेले रहो, या मेषराम रहो, या जो भी रहे, लेकिन कम से कम क्योंकि हम बौद्ध महासभा के नाम से ये काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में कुछ बातें इस तरह की जोड़ी गई है, जैसे अभी विजय बौद्ध जी ने कहा कि हम ओबीसी को भी इसमें लाएंगे, आदिवासी को भी लाएंगे, एससी को भी लाएंगे, समझे कि नहीं, और उन सबसे कोशिश करेंगे कि वो अपने नाम के आगे बौद्ध लिखे, पर उसकी शुरुआत तो हमको ही करना पड़ेगा। तो यदि हम ही एक छोटा सा त्याग है, ये बड़ा त्याग नहीं है, आप अपने घर में मोहल्ले में कांगड़े ही रहो, समझे कि नहीं, कर ही रहो, पर कम से कम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में यदि बौद्ध लिखेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन वो काम हम नहीं कर पा रहे। ये बात मुझे शेयर भी किया था, है ना, मैं सोचा कि शायद आप को याद रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे उनसे पहले बोलने का मौका मिल गया, तो उनकी तरफ से मैं ये बात उनके तरफ से है, क्योंकि उनको ये मैसेज आ गए कि अब तुम्हारी परीक्षा तीसरे नंबर दीक्षा समारोह में देखेंगे कि तुम्हारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी बौद्ध लिखते हैं या नहीं लिखते। लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का नेटवर्क जिस तरह से बढ़ रहा है, तो लोग जो है आलोचना भी करते हैं, यदि प्रशंसा करते हैं तो आलोचना भी करते हैं, तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना होगा कि हम उनकी आलोचनाओं का कैसे जवाब दे सकते हैं। और यदि हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो बौद्ध के रूप में भी हम देश में अपनी अलग से पहचान बना सकते हैं। मान के चलिए कि मैं जैसे अपनी सरनेम नहीं लिख रहा हूँ, किशोर बौद्ध लिख रहा हूँ, पर जितने कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में, वो सब मुझको जानते हैं कि कोई किशोर बौद्ध हैं जो आचार्य जी हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में मैं कैडर केंद्र ले लेके लोगों तक बात को पहुंचा रहा हूं। तो मेहनत करेंगे या अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे, मेहनत करके बोलो या प्रचार प्रसार या दौड़ धूप करके, तो आप बौद्ध भी लिखेंगे। जैसे कांसीराम जी का हमारे सामने उदाहरण है कि आगे कुछ नहीं और पीछे कुछ नहीं, है ना, कौन है कांसीराम, कौन है कांसीराम, इसके पीछे क्या है, तो बोले पता नहीं, वो पंजाब का है लेकिन वो है बस कांसीराम। लेकिन उससे ज़्यादा मशहूर कौन हुआ ये बताइए। और हम घांगले रहेंगे, सिंगाड़े रहेंगे, मेषराम रहेंगे, बोल कर रहे हैं, हमारी पहचान कहाँ तक है, तो विश्वकर्मा नगर के बाहर हमको कोई नहीं जानता है, चंद्रमणि नगर के बाहर हमको कोई नहीं जानता है, क्योंकि जो हमको उपलब्धि हासिल करना चाहिए वो नहीं करता। कांसीराम साहब के ज़माने में आप सब लोगों ने बहुत काम किया है, बामसेन के भी माध्यम से बहुत मेहनत किया है, लेकिन अब आपके जबान से निकलता है कि साहब अब हमारी उम्र हो गई, अब उतनी मेहनत हम नहीं कर सकते। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने श्रीनगर में भी कहा कि तथागत बुद्ध ने 80 साल की उम्र तक अपने आखिरी दिन तक मेहनत की। आप बुद्ध के अनुयायी हैं, आप बाबा साहब के भी अनुयायी हैं। 5 दिसंबर 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर ने मेहनत किया। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं बूढ़ा हो गया तो अब नहीं करता, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं बूढ़ा हो गया तो अब नहीं करता, ज्योतिबा फुले ने कभी नहीं कहा कि मैं बूढ़ा हो गया तो अब नहीं करता। लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे साहब कांसीराम जी के ज़माने में हमने तो रात और दिन एक कर दिया था, लेकिन अब ना मन नहीं होता साहब, हमारी ना उम्र बहुत हो गई। तो ये जो उम्र का जो मैटर है ये बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि हमको एक बहुत बड़ा ये जो जैसे कहते हैं ना मूवमेंट मिली हुई, चाहे बुद्ध की हो, चाहे बाबा साहब की हो, चाहे कांसीराम जी की हो। आपको जो भी संगठन अच्छा लगता है, मान के चलो आपने बीएसपी को पकड़ा था या बामसेन को पकड़ा था, तो रात दिन आप काम करते थे, अपने पत्नी का दिल दुखा के, अपने बच्चों का दिल दुखा के भी काम करते थे। मान लो अभी आप सोचते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमको मिली है और एक बेहतर एक संगठन है, तो जैसा आपने उस दौरान काम किया, यदि उस तरीके का ही अभी आप काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो पैसे का भी मैटर है ये कोई बड़ा मैटर नहीं। हम टाल मटोल करते हुए करते रहते हैं, समय जो थोड़ा बहुत मिलता है उसको लेकर जब हम करते हैं तो समस्याएं भी खड़ी होती है। समाज भी देखता है कि कितना करता है, तो उसको लगता है टाइम पास करता है। तो ये टाइम पास करने वाला जब जाता है समाज के बीच में, तो समाज भी उसको उसी रूप में लौटाता है। खूब मेहनत यदि करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, जैसे कांसीराम जी के ज़माने में आप जब मेहनत करते थे, तो कांसीराम साहब के सामने पैसों का कभी कोई, आप मराठी में बांधा कहते हो उनको या बांधा कहते हो, तो कभी कोई बांधा नहीं आया। लाखों रुपए
हर कार्यक्रम से कांसीराम साहब अटैची भर भर के जाते थे और देने वाले आप भी लोग थे, समझे कि नहीं। और कहाँ कहाँ से नहीं ला लेते थे आप लोग, कार्यक्रम करके भी, लाखों का कार्यक्रम करके भी पैसे बचा के उनको देते, उतने भव्य कार्यक्रम होने के बावजूद। तो अभी से जैसे ऐसा है कि यदि आपने अपनी अलग से पहचान बनानी शुरू की कि ये बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है, तो मैं समझता हूँ कि नागपुर ही अकेला 25 लाख खड़े कर सकता है। अभी समस्या कैसी आ रही है कि 2.5 लाख कहाँ से आएंगे, 3 लाख बड़ा मुश्किल है साहब, समझेंगे। 100 लोग ही यदि 10-10 हज़ार देते हैं, सिर्फ 100 लोग इतने बड़े नागपुर में, तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना पैसा होगा, समझ गए नहीं। और एक आदमी का 10,000 देना, अभी से मेहनत करेंगे, 14 अक्टूबर के समय की तो बात अलग है, लेकिन अभी तो आपके पास में बहुत समय है, आप उसके लिए रात दिन मेहनत करेंगे और 100 ही लोग चुन लें आप, समझेंगे, प्रभावित कर लें जो 10,000 दे सकते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 200 लोग कर लिए 5,000 देने वाले, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसा है कि हमने किसी कार्यक्रम को किस स्तर से लिया है, थोपा गया है किस स्तर से यदि लिया हुआ है, तो फिर समस्या खड़ी होती है। लेकिन यदि खूब मेहनत करेंगे, हर आदमी सोचेगा कि मुझे अपने किरदार को बड़ा करना है, खूब मेहनत करना है, मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, लोगों का कितना दिल जीत सकता हूँ। जैसे भौते साहब थे, तो वो कितनी मेहनत करते थे कि ये समझ में चलो कि अभी तो आप सभी मेहनती हैं, लेकिन उनकी अलग से मेहनत दिखाई पड़ती थी, और उनकी वजह से हम बड़े से बड़े कार्यक्रम भी करते थे। और यहाँ तक कि आगरा में यदि कोई कार्यक्रम है, या ग्वालियर में है, या कुशीनगर में है, या सारनाथ में भी है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता भी जाते थे और बहुत कुछ यहाँ से आर्थिक सहयोग भी करते थे। तो उन्होंने अपनी मेहनत से अलग एक मुकाम हासिल किया था, पहचान बनाई थी। अभी हम उपदेशक ज़्यादा हो गए, समझे कि नहीं। कार्यक्रम ऐसे होते हैं, कांसीराम जी के ज़माने में ऐसा होता था, तब हम ऐसा करते थे, बुद्धिज़्म ऐसा होता है, अम्बेडकरिज्म ऐसा होता है, फूले के ज़माने में ऐसा था। ये उपदेश है, मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे भी विजय गौतम जी ने आपको उपदेश दे दिया, आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसी भी जरूरत नहीं है। मैं अकेला कितनी मेहनत कर सकता हूँ, मेरी अपनी जितनी क्षमता है, मैं उससे ज़्यादा कितनी मेहनत कर सकता हूँ। इस पर यदि हम एक एक आदमी ने भी सोच लिया कि मैं अपनी अलग पहचान बना के दिखाऊंगा, इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में मुझे इतिहास बनाने का मौका मिला है, हजारों साल के बाद हमको ये धम्म मिला है, या बाबा साहब की ये मूवमेंट मिली है, और चूंकि मैं इस लाइन का आदमी हूँ, अब मैं दूसरे संगठन में नहीं हूँ और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में हूँ, तो मैं इस संगठन के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा। जैसे कांसीराम जी के ज़माने में हमको मूवमेंट मिली थी, तो हमने अपनी जी जान लगा दिया, घर द्वार हमने कुछ नहीं देखा था, तो हमारी एक अलग पहचान बनी थी कि हम किसी के दरवाजे पे खड़े हो जाएं तो वो हमको लौटा नहीं सकता था, क्योंकि तो उसको लगता था कि ये जो लड़का है, या ये जो कार्यकर्ता है, या जो कर्मचारी है, ये बहुत नेक है, ये बहुत अच्छी मूवमेंट की। या कांसीराम जी के पहले जो आरपीआई के रहे होंगे, या जो वो मूवमेंट रहे होंगे, जो ईमानदार लोग रहे होंगे, तो उनको लोगों ने बहुत अक्सर आंखों की बिठाया होगा। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, यदि हम समझते हैं कि इसके माध्यम से हम कुछ अच्छा खड़ा कर सकते हैं, या बहुजन की ये मूवमेंट बनाई जा सकती है, तो बहुजन की मूवमेंट बनाने के लिए सर्वप्रथम मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, मैं कितना त्याग कर सकता हूँ, ये मेरे अपने लिए बहुत जरूरी है। मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि जैसे मान के चलो कि मैं एक अच्छा संगठक नहीं, ऑर्गेनाइजर नहीं, लेकिन मैं शिविर अच्छा ले सकता हूँ, तो मैंने उसको अपने आप को उसी काम में लगाया कि मैं कितना अच्छा शिविर लूँ, कितना अच्छा शिविर लूँ। तो मेरे दिमाग में हमेशा ही रहता था कि मुझे भारतीय बौद्ध महासभा हो, या बीएस की होगी, या आरपीआई की होगी, या बामसेट की होगा, उन सबसे अच्छा मुझे कैडर लेने वाला बनना है। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं उपाध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं महासचिव नहीं बनूंगा, कुछ नहीं बनूंगा, लेकिन मुझे एक आचार्य के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। तो मैं उसी दिशा में नोट्स बनाना है, डायरियाँ बनाना है। आपने कोई बात बता दी, मुझे जज गई, तो मैं उसको डायरी में नोट करूंगा। ऐसा कर करके आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में मान के चलो कि मेरी एक वैल्यू है, बोलो, या मुझे आप राष्ट्रीय आचार्य समझते हैं, आप अध्यक्ष बन गए, तो आपको इतिहास बनाने का मौका मिला है। आप उतनी मेहनत तो करके दिखाओ कि ये अध्यक्ष की काबिलियत रखता है। आप महासचिव बने तो आप इतनी मेहनत तो करके दिखाओ कि आप महासचिव की काबिलियत रखते हैं, समझेगी। आप केवल ये बोलेंगे अरे सर क्या बताऊँ, अभी तो परेशानी है, नहीं तो मैं तो पता नहीं क्या कर देता, मैं तो 10 लाख लोगों का अकेले धम्म दीक्षा करा देता। ऐसा नहीं,
जो मौके मिले हैं उस मौके का आप कितना फायदा उठा सकते हैं, समझ गए कि नहीं। मौके इतिहास में बार बार नहीं मिलते हैं। तो जैसे आपने कहा कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ यवतमाल का, तो अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि मैं यवतमाल को ऐसा खड़ा कर दूं कि इतिहास में लोग याद करें कि कोई थे यवतमाल के जिन्होंने यवतमाल में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को इस तरीके से खड़ा किया। या तो यह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कार्यकर्ता सिंपल से बने रहो, लेकिन जैसे जिला अध्यक्ष बन गए तो आपको इतिहास बनाना है, ये सोचना ही। ऐसा करके अभी हमारे पास 2 महीने भी है, यदि हम सब लोग बहुत मेहनत कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि पैसा कोई बड़ा मैटर नहीं है। पैसा आप 3 लाख कहते हैं तो 10 लाख भी खड़ा हो सकता है इसी नागपुर में। लेकिन यदि ये समस्याएं हमारे सामने है और चूंकि दीक्षा समारोह का 12 तारीख का हमारा बड़ा भव्य कार्यक्रम है, तो फिर हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या 3 दिन का कार्यक्रम करना चाहिए या एक ही दिन का कार्यक्रम करके हमको समापन कर लेना चाहिए। क्योंकि देश भर से जो लोग आएंगे वो 11 तारीख की रात तक सारे लोग आ जाएंगे। आसपास के जो गाड़ियों से आने वाले लोग हैं वो 12 तारीख को भी आ सकते हैं, और 12 तारीख का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। उसके बाद में जो कार्यक्रम है वो कितने महत्वपूर्ण, यानी पब्लिक के हिसाब से बता रहा हूँ, तो बाहर के लोग आएंगे, मुख्य जो कार्यकर्ता है उनकी तो मजबूरी है रुकना, लेकिन सामान्य जनता के हिसाब से जो है वो 13 तारीख और 14 तारीख के कार्यक्रम में वो कितना इंटरेस्ट लेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। और यदि पैसे की इस तरह की समस्या आ रही है तो इस बात पे भी विचार करना बहुत जरूरी, क्योंकि पर्चा अभी जो आया है वो यही कह रहा है कि कार्यक्रम केवल 12 तारीख का है, अभी जो पर्चा आया है, और उसमें दीक्षा समारोह भी शामिल है और संबोधन भी शामिल है, समझ गए कि नहीं। तो अभी तो पहला मैसेज यही चला जाएगा कि असली कार्यक्रम इनका 12 का ही है, समझे कि नहीं। फिर हम अपने खर्चे को बढ़ाने के लिए 13 को भी हम खाना खिलाएंगे और फिर नाटक भी करेंगे, फिर रात का भी खाना खिलाएंगे, फिर 14 को भी खिलाएंगे, फिर 14 को शाम को भी खिलाएंगे, समझ गए कि नहीं। फिर 15 के दिन को भी खिलाएंगे। तो यदि 40 लाख हमारे पास हो जाते हैं तब तो कोई समस्या नहीं, और यदि नहीं होते हैं तो कटौती करना ताकि हमारी हंसी ना हो, जब हंसाई ना हो। एक भी कार्यक्रम की यदि 12 का भी किए तो इतना भव्य होना चाहिए और इतना सिस्टमेटिक हो जाए कि लोग खुश होकर चले जाएं, समझे कि नहीं। फिर बाद में अलग से ऐसा लगता है कि मान के चलो सम्राट अशोक का नाटक करना है तो उसके लिए फिर हम लोग जो है तो कार्यक्रम तो बार बार करना है, तो अलग से उसी के कार्यक्रम के लिए देश भर के लोगों को अलग से बुलाया भी जा सकता है, समझे कि नहीं। लेकिन एक ही बार में 4-5 दिन लगा के, तो क्या हमारे पास में इतने वर्कर हैं, इतने कार्यकर्ता हैं, कितना पैसा आएगा, इस पर सोचना, गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है। नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा लोड आकर आप फिर 5-10 लाख का कर्जा आ गया तो फिर उसकी पूर्ति कौन करेगा। आगरा से अपेक्षा भी करेंगे तो मान के चलो आगरा ने 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख भी दे दिया, पर आपकी जो बजट है ये बहुत बड़ा है। 40 लाख का बजट बहुत बड़ा होता है, अकेले आगरा ने 5 लाख भी कर दिया, पर देश भर के लोग अपनी टिकट भी बनाकर आएंगे, समझे कि नहीं। घूमने फिरने के हिसाब का खर्चा भी लेकर आएंगे, और हमारे पास कोई लखोपति कार्यकर्ता है नहीं, तो वो अधिक से अधिक देंगे भी तो कितना देंगे। लेकिन हो भी सकता है यदि बड़ी मेहनत कर लें आप, तो यहीं के यहीं नागपुर इतना बड़ा शहर है कि नागपुर भी बहुत बड़ी पूर्ति कर सकता है। लेकिन बार बार हमको अभी, क्योंकि अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है, अभी तो बातचीत चल रही है 12, 13, 14 की। 12 का तो फाइनल है तो है ही, 13 का भी हम कर सकते हैं, 14 का भी कर सकते हैं। इस पर भी अपनी आपसी बैठक करके, क्योंकि सारा कार्यक्रम नागपुर पर है ना। हम लोग तो ऐसा है कि आएंगे, खाना खाएंगे, चले जाएंगे, समझ गए कि नहीं। क्योंकि व्यवस्था बनानी है वो आपको बनानी है, तो बार बार आप सोच लें कि 13 और 14 का करना है या नहीं। और जैसे दीक्षा के लिए आपने कहा कि ऑटो से सबको जाना है अपनी अपनी व्यवस्था से, तो उसमें मेरा एक सुझाव ये था कि कुछ ऑटो वालों को हम ये बता सकते हैं कि भैया यहाँ से जितने भी कार्यकर्ता जाएंगे वो तुमको एक निश्चित इतनी राशि दें, कोई लूट फरेब ना हो, समझे कि नहीं। कि 5 रुपये लग रहा है वो 15 बता रहा है, फिर हम मजबूरी में 15 भी दे रहे हैं, तो पहले से ही घोषित हो जाए कि भैया ये ऑटो है और इस ऑटो में आपको 5 रुपये दे के दीक्षा भैया 10 रुपये दे के दीक्षा भूमि जाना है, तो कोई भी ऑटो में बैठा कोई भी ये मेरे पैसे पकड़, तो ऐसा ऑटो वालों को भी समझाया जा सकता है।
खाने का भी मेरे को ये कहना है कि बहुत ज़्यादा